विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं प्रयागराज से। रेलवे भर्ती परीक्षा के विरोध में हिंसक प्रदर्शन का मामला है। प्रयागराज पुलिस ने हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। छात्र नेता राजेश सचान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और जिला अदालत ने राजेश सचान की जमानत अर्जी खारिज भी कर दी है। राजेश सचान के सोशल मीडिया पर भड़काने से ही जुटे अभ्यर्थी, पुलिस ने ये दावा किया है। पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई है। राजेश सचान के पॉलिटिकल कनेक्शन भी खंगाल रही है पुलिस और माना जा रहा है कि राजेश सचान के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं। इस पर अब पुलिस की पूरी तफ्तीश टिकी हुई है। मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मोहम्मद मोइन, क्योंकि लगातार इस मामले में जांच हो रही है और एक के बाद एक कड़ियां भी खुल रही हैं। अब राजेश सचान के पॉलिटिकल कनेक्शन को खंगाला जाएगा। क्या कुछ अब तक अपडेट रहा है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, रेलवे की भर्ती परीक्षाओं को लेकर 25 जनवरी को प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी, जो हंगामा हुआ था, उसमें पुलिस ने 3 नामजद लोगों और 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जो 2 नामजद थे उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और कल देर शाम जो राजेश सचान नाम का मुख्य आरोपी, जिसे पुलिस बता रही है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया और उसे जेल भेजे जाने का आदेश दिया है। और प्रयागराज पुलिस पहले ही ये साफ कर चुकी है कि जो मुख्य आरोपी है राजेश सचान, इसका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जो है कनेक्शन है और संभवतः आशंका पुलिस की तरफ से ये जताई गई है कि चुनाव में फायदा लेने के लिए राजेश सचान ने ही छात्रों को बरगलाया, उनकी भीड़ इकट्ठा की और कोशिश ये थी, साजिश इस बात की रची गई थी कि जो ट्रेनें वहां पर खड़ी हुई हैं बिहार के तर्ज पर, उन्हें आग के हवाले कर दिया जाए। बहरहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में तफ्तीश जारी रहेगी। जो अज्ञात 1000 लोग हैं उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो राजेश सचान है इसके पॉलिटिकल कनेक्शन खंगाले जाएंगे और अगर कोई पॉलिटिकल इसके कनेक्शन सामने आते हैं तो जो संबंधित पार्टियों के पदाधिकारी होंगे, नेता होंगे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं विजय तिलक की, जहां भाजपा जयंत और अखिलेश की काट खोजने के लिए जाट वोटर्स को रिझाने में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और रालोद मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पश्चिमी यूपी का पारा चढ़ाने वाले हैं। ये सपा और रालोद के गठबंधन को तोड़ने में लगी भाजपा को कड़ा जवाब होगा। वैसे एक जवाब जयंत ने भी भाजपा को दिया है, ये कहकर कि वो चवन्नी नहीं है जो पलट जाए। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जयंत और अखिलेश का साथ यूपी का पासा पलट पाएगा? जाटलैंड में युवा लड़ाका, मुजफ्फरनगर में होगा धमाका। एक साथ गरजेंगे जयंत और अखिलेश, जाट वोटर्स को सीधा संदेश। भाजपा की ऑफर पर जयंत का पलटवार, 22 की जंग में सियासत धुआंधार। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी राजनीति पश्चिमी यूपी पर आकर ठहर गई है। पहले चरण का रण इसी पश्चिमी यूपी में है, जिसे जीतने के लिए भाजपा ने महारथियों की फौज उतार दी है। तो दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत की युवा जोड़ी है, लेकिन अखिलेश को कमजोर करने के लिए भाजपा जयंत पर डोरे डालने लगी है। उन्हें अपने पाले में लाने का खुला ऑफर दे रही है और जाटों को संदेश दे रही कि उसकी लड़ाई अखिलेश से है, जयंत से नहीं। उनका कहना यह था कि यह गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है, आम जनता में जो नीचे हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता, ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया है। जयंत को लाने की भी कोई कवायद नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। अब चुनाव चल रहा है, उन्होंने लेकिन अपनी बात कही है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में क्या हो सकता है। देखिए, ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत
रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी, जैन जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। अब भाजपा के इस ऑफर का जयंत ने ऐसा जवाब दिया है कि सूबे की राजनीति का पारा ही चढ़ गया। अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या दिया जाए। पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा। इस तरीके से किसानों को रौंद के गाड़ियां चलेगी। और आज भी ये लोग मंत्री बने बैठे हैं। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा? मतलब एकदम साफ है, जयंत पूरी तरह से अखिलेश के साथ हैं और अब गठबंधन के रंग को और गाढ़ा करने के लिए शुक्रवार को अखिलेश यादव और जयंत साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके लिए जयंत और अखिलेश ने उसी मुजफ्फरनगर को चुना जिसके दंगों ने पूरे प्रदेश की हवा बदल दी थी। ऐसे में अखिलेश जयंत के साथ क्या संदेश देंगे, इस पर पूरे देश की निगाह होगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि सपा और रालोद ने मुजफ्फरनगर में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, यानी सपा रालोद गठबंधन भाजपा की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि इसी राह पर चलकर भाजपा ने 2017 में मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर कमल खिलाया था। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सपा और रालोद को कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि 25 लाख की आबादी वाले मुजफ्फरनगर में 42% मुसलमान हैं, जिन्हें अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस और बसपा ने कई सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि अखिलेश और जयंत को अपनी रणनीति पर भरोसा है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या जाट वोटर ट्रांसफर होगा, क्योंकि कई बार नेताओं के दिल तो मिल जाते हैं लेकिन वोटर के दिल नहीं मिल पाते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया, जहां कई जगह वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नतीजा भाजपा महागठबंधन के बाद भी जीत गई। ऐसे में पश्चिम में जयंत और अखिलेश क्या अपने अपने वोटर को समझा पाएंगे, ये देखना होगा, क्योंकि भाजपा की पूरी नजरें पश्चिमी यूपी पर ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जंगबाज और यूपी का दिलाएंगे ताजगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी 56 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने भाजपा, बसपा और कांग्रेस छोड़कर आने वालों को टिकट दिया है। साथ ही सपा ने अपने कई दिग्गजों पर दांव खेला है। समाजवादी पार्टी ने इस बार जातिगत समीकरणों को साधते हुए अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या सपा के ये जंगबाज अखिलेश को लखनऊ का ताज दिला पाएंगे। सपा की तीसरी लिस्ट आई, यूपी में सियासत आई। तीसरी लिस्ट में 56 नाम, पाला बदलने वालों को मिला इनाम। अब तक 254 का ऐलान, यूपी फतेह का फाइनल प्लान। यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें सपा ने पाला बदलकर आए नेताओं को टिकट दिया। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर की कटेहरी से टिकट दिया गया, जबकि अकबरपुर से राम अचल राजभर, गोरखपुर की चिल्लूपार से विनय शंकर तिवारी, मऊ की घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर भी दांव खेला है। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से माता प्रसाद पांडे प्रत्याशी हैं और आजमगढ़ की फूलपुर पवई से रमाकांत यादव मैदान में हैं। वहीं बलिया की बांसडीह से राम गोविंद चौधरी को मैदान में उतारा गया है। मतलब अब तक समाजवादी पार्टी 254 सीटों पर अपने जिन उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, उसमें कई दिग्गज नेता हैं। इनमें से 41 सीटों पर मुस्लिम और 29 पर यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा ओबीसी वर्ग पर दिखाया गया। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश यूपी की चुनावी लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की है। इसके जरिए अखिलेश मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं। वो कई बार कई मंचों से जातीय जनगणना की बात कह चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है
कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, और सीट बंटवारे में वो इसकी झलक भी लगातार दिखा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली सरकार अगर जनगणना नहीं करती है जातियों की, तो समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना 3 महीने में कर करके दिखा देगी और उनकी आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिले, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन सवाल गठबंधन के 60 सीट बंटवारे का भी है, क्योंकि अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का गुलदस्ता तैयार किया है, लेकिन जिन दलों के साथ हाथ मिलाया उन्हें कितनी सीट मिली ये रालोद को छोड़कर अभी तक साफ नहीं। हालांकि अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि सीट बंटवारे के बाद ही उन्होंने गठबंधन तय किया है। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दल लगातार अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं। बसपा ने भी एक और लिस्ट जारी कर दी जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम है। मतलब यूपी में हर एक सीट से हर एक राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोल रहा है, लेकिन अभी कई और सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा है, तो कई जगह ऐलान के बाद भी अपना उम्मीदवार पार्टियों को बदलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर कांग्रेस वॉर रूम के जरिए यूपी चुनाव में अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसकी डिजिटल तैयारी के सामने विरोधी टिक नहीं पा रहे, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या जमीन पर कांग्रेस मजबूत है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस का वॉर रूम तैयार, विरोधियों पर डिजिटल प्रहार। 3 दशक का सूखा, मैदान में उतरी प्रियंका। यूपी की लड़ाई से पहले भले ही कांग्रेस में भगदड़ मची हो, लेकिन डिजिटल लड़ाई में कांग्रेस किसी से कम नजर नहीं आ रही है। प्रियंका ने सोशल मीडिया की एक भारी भरकम टीम तैयार की है, जिसमें 3000 से ज्यादा युवा है, जो न सिर्फ एक्सपर्ट है बल्कि NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस टीम के करीब 500 लोग लखनऊ में ही काम करते हैं। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से लेकर अलग अलग जगह वॉर रूम बनाए गए हैं। इन वॉर रूम में सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने से लेकर अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम होता है। जो हमारा वॉर रूम का मकसद है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का संदेश है, जो हमारी महासचिव हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, और जो पार्टी की विचारधारा है और भी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, उनको गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना है। और जो चुनाव में जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, जो हमारा पॉजिटिव कैंपेन है, उसको हमें नीचे तक कैसे लोगों तक पहुंचाना है, तो पूरा फोकस हमारा इस चीज़ पर रहता है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम का दावा है, रोजाना सिर्फ व्हाट्सएप से ही 2 से 3 करोड़ लोगों तक पार्टी के संदेश पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी टारगेट के हिसाब से बने हुए हैं, यानी कौन सा संदेश महिलाओं को भेजना है, कौन सा युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों को और कौन सा सबको, इनकी अलग अलग कैटेगरी बनी है। इतना ही नहीं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैराथन भी अब डिजिटल पर है। निर्वाचन आयोग की रोक के बाद इसे डिजिटल फॉर्मेट में लाया गया। कांग्रेस का दावा है, उसके सोशल मीडिया के सामने दूसरे दल कहीं नहीं ठहरते। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या जमीन पर कांग्रेस यही मजबूती दिखा पाएगी? क्योंकि सच तो ये है कि पिछले 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। पार्टी के अपने खुद के जनाधार वाले नेता या तो सपा में चले गए हैं या भाजपा में। ऐसे में प्रियंका कांग्रेस के अच्छे दिन फिर से वापस ला पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से टीम मेहनत कर रही है, उसका आने वाले चुनाव में किस तरह से परिणाम मिलता है। कांग्रेस को किस तरह से, जो प्रियंका गांधी का कह सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर टीम ने बताया कि प्रियंका गांधी की एक सोच थी सोशल मीडिया को बढ़ाने की, उसका किस तरह से आगे पार्टी को फायदा होगा, ये तो चुनाव के जो परिणाम होंगे वही बताएंगे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
और चलिए अब आपको कानपुर से एक बड़ी जानकारी दे। महानगर में 5वीं मेट्रो आई है। यात्रियों को अब हर 9 मिनट में मेट्रो की सुविधा मिलेगी। 10 दिनों में असेंबल और ट्रायल के बाद पटरी पर मेट्रो को उतारा जाएगा और अभी औसतन 12 मिनट में मेट्रो मिलती है। रोजाना 10,000 के करीब यात्री मेट्रो में यात्रा करते हैं और ये सुविधा बढ़ाई जाए, बेहतर की जाए, इस पर फोकस है। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से। विधायक महेश त्रिवेदी के विवादित वीडियो की जांच की जाएगी और कानपुर पुलिस वीडियो की जांच करेगी। वीडियो की सत्यता और टाइमिंग के बारे में पुलिस जानकारी जुटाएगी। तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई पुलिस करेगी। महेश त्रिवेदी पर विवादित बयान देने का आरोप है, लेकिन इस पूरे वीडियो की सत्यता की जांच होगी। महेश त्रिवेदी पर विवादित बयान देने का आरोप है। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और वीडियो की सत्यता क्या है इसकी जानकारी जुटाई जाएगी पुलिस की तरफ से। वीडियो की सत्यता और टाइमिंग के बारे में पुलिस जानकारी जुटाएगी। दरअसल महेश त्रिवेदी पर विवादित बयान देने का आरोप लगा है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल जब हुआ तो विवाद उठे, सवाल उठाए गए, लेकिन वीडियो की सत्यता क्या है, टाइमिंग क्या है, इसकी अब जांच होगी। तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। मतलब किसी का भी दबाव अब नहीं रहना चाहिए। तो हम आप लोग ये देखिए, ये वो वीडियो था जिसको लेकर अब सवालों के घेरे में है महेश त्रिवेदी और इस पूरे वीडियो की जांच की जाएगी। वीडियो की सत्यता क्या है, टाइमिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी पुलिस जुटाएगी। यूपी की सियासी लड़ाई कई मोर्चे पर लड़ी जा रही है। एक तरफ नेता मैदान में है तो दूसरी तरफ उनके समर्थक सोशल मीडिया पर हैं। कविता के जवाब में कविता सुनाई जा रही है और गाने के जवाब में गाना लॉन्च हो रहा है। सुर संग्राम वाली इस लड़ाई को अनामिका जैन अंबर ने आगे बढ़ा दिया है, जो गायिका भी हैं और कवित्री भी हैं। खास बात यह है कि बिहार वर्जन से शुरू हुआ संगीत युद्ध बुंदेलखंड वर्जन तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में काबा का जवाब, यूपी में बाबा है। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। सियासी सुर संग्राम का बुंदेलखंड वर्जन। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। दावों पर तकरार, सुरतान से बनेगी सरकार। के यूपी दंगा मुक्त करा दई, यूपी दंगा मुक्त करा दई, घरन घरन में गैस भरा दई, गुरबन तक को मान मिले है, गैयन को भी थान मिले है। किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। काट पतंगे सूते मंजा। यूपी चुनाव की गीत संगीत वाली लड़ाई पर बुंदेलखंड से जवाब आया है और ये जवाब दिया है गायिका और कवित्री अनामिका जैन अंबर ने, जो खुद बुंदेलखंड के ललितपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद से लेकर कानून व्यवस्था तक को गाने के जरिए न सिर्फ सामने रखा बल्कि सवाल पूछने वालों को जवाब भी दे दिया। दंगेल सबरे डरे जेल में, दंगेल सबरे डरे जेल में, सोच के जा अब भरे जेल में, बाहर जे तो गोली घल जे, इसे तो हम भरे जेल में। जीने गुंडागिरी करी है, जीने गुंडागिरी करी है, थाने से आ गओ बुलावा, काहे के
यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो अनामिका जैन अंबर ने गाने के जरिए ये भी दावा किया कि यूपी का जो हिस्सा बदहाली की मार झेलता था वो विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, बुंदेलखंड को सबई जनन ने अब तक केवल दो तो किस्सा। हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अलख जगाई यूपी की सियासी लड़ाई पर तमाम गाने बन चुके हैं। किसी ने बदहाली दिखाई तो किसी ने खुशहाली। इन गानों की वजह से यूपी का रण संगीतमय बन गया है। 5 सितारन पे अब भारी पड़ गओ अपनो देसी ढाबा, वरना तो पूरे चुनाव प्रचार में तनातनी ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा।